हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 6.1 चल रही थी उसके क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने खत्म किया था और आज 6.1 की लास्ट क्लास है क्योंकि 13 से लेकर 18 तक 6 सवाल और बचे हुए। बढ़िया तरीके से इनको करते हैं। सवाल संख्या बहुत सिंपल लेक्चर है आज का, क्योंकि कल की जो क्लास थी ना उसमें 10वां और 11वां सवाल गजब के सवाल, वाकई मजा आने लायक सवाल था। उसमें आपको आनंद भी आया होगा क्वेश्चन को नए तरीके से करने से। क्वेश्चन नंबर 13, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास हर बार तिरछे तिरछे देता है। इस बार गुब्बारे का आपको व्यास दिया गया है, ठीक है। तो दिया गया है गुब्बारे का व्यास, गुब्बारे का मतलब गोले का व्यास है, ध्यान रखना, ठीक है। गुब्बारे का व्यास बराबर वो दे रखा है आपको 3/2 और 2x+1 है। परिवर्तनशील हो रहा व्यास, ठीक है। तो त्रिज्या भी परिवर्तनशील होगी। अगर व्यास परिवर्तन है तो त्रिज्या तो पक्की परिवर्तन होगी, क्योंकि व्यास क्या होता है, व्यास बट्टा 2 बराबर त्रिज्या। त्रिज्या व्यास की आधी होती। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी, मतलब जो अवकलन करना है ना वो x के सापेक्ष करना है। तो ये तो है गुब्बारे का व्यास और मुझे चाहिए गुब्बारे की त्रिज्या, क्योंकि व्यास से तो कोई मतलब ही नहीं, हमें त्रिज्या निकालनी। तो गुब्बारे की त्रिज्या, और गुब्बारे की त्रिज्या हो जाएगी r बराबर व्यास बटा 2। सही बात है, बिल्कुल। तो त्रिज्या r बराबर व्यास का मतलब कितना, व्यास का मतलब 3/2 2x+1/2। तो मैं त्रिज्या को लिख सकता हूं, 2 नीचे आएगा तो गुणा हो जाएगा, ये बन जाएगा 3/4 2x+1। हाँ जी सर, क्या बोलते हो। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बट्टा 2, तो व्यास है 3/2 और 2 नीचे आएगा, 2 को 2 से गुणा करोगे 4 बन जाएगा। अब आपको गुब्बारे का आयतन चाहिए, आप लिखेंगे क्योंकि गुब्बारे का आयतन V बराबर होता है साहब 4/3 पाई r क्यूब। अब ज्यादातर बच्चे क्या कर देंगे, इसमें x के सापेक्ष सीधा अवकलन कर देंगे, लेकिन नहीं, पहले सवाल को x में बदलो तो सही, क्योंकि इधर x ही नहीं है तो x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। तो यहां ये जो त्रिज्या का मान है ना वो यहां रखेंगे, पहले सीधा अवकलन नहीं करना, अवकलन बाद में होगा साहब, ध्यान रखना। तो v बराबर 4/3 पाई, क्योंकि अगर आपने x के सापेक्ष अवकलन कर भी दिया तो dv/dx हो गया, ये सेम है। r क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3r² और r का वापिस dr/dx, तो dr/dx कहाँ है, पूरे सवाल के अंदर ही नहीं है, फिर हालत खराब हो जाएगी ना अपनी। तो पहले त्रिज्या को हम x के सापेक्ष चेंज कर लें ताकि x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगी, जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये हो गया पाई गुणा r की जगह मेरे पास वैल्यू है 3/4 2x+1 इस पूरे का होल क्यूब। क्या बोलते हो सर, r की जगह मान रखते हैं, बिल्कुल सर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, v बराबर 4/3 पाई गुणा 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 2x+1 का क्यूब। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 2x+1 का क्यूब। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में आएगा सर क्या a+b का होल क्यूब खोलने की जरूरत है, कुछ भी खोलने की जरूरत नहीं है सर, फालतू की चीजें मत करना। कुछ वैल्यूज कट रही, ये इसको साहब 16 बार कैंसिल कर देगा और ये इसको कर देगा 9 बार कैंसिल। तो एक्चुअल में v बराबर बचेगा 9 पाई बटा में 16 और ये बचेगा 2x+1 का होल क्यूब। पहली बात तो प्रत्येक लाल और लाली को यहां तक बात समझ में आई या नहीं है, ये जरूरी चीजें, यहां के बाद तो सवाल हो गया ऑलमोस्ट। तो हमने क्या किया, त्रिज्या का मान रख दिया यहां से, क्योंकि हमें x में बदलना है। अब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो, कोई समस्या नहीं, क्योंकि x आ गया। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष आपको करना है साहब इसका अवकलन। तो ये हो जाएगा dv/dx 9 पाई बटा 16, तो एज इट इज रहेगा, गुणा घात आगे आ जाएगी तो घात हो जाएगी 3 और 2x+1 की घात 2। अभी काम खत्म नहीं हुआ, d/dx में अंदर वाले का श्रृंखला नियम से अवकलन और होगा। पहले तो घात का हुआ, घात आगे आई 2x+1 का हो गया,
तो यहां से dv अपॉन dx बराबर, इनको गुणा करूंगा तो 27 पाई बटा हो जाएगा 16। ठीक है, और गुणा में ये तो चल रहा है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या गुणा में 2 लिख दूंगा इसको, क्योंकि 1 का अवकलन तो 0 होता है, 2x का अवकलन हो गया 2। और अगर आप इस 2 को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 8 बार काटेगा, तो dv अपॉन dx बराबर 27 पाई बटा में 8 और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये साहब इसका उत्तर है। अब रही बात इसमें कोई इकाई नहीं है तो इकाई के बिना ये रहेगा, तो आपको यहां तक ही रखना पड़ेगा। इकाई इस बार लगा नहीं सकते हम लोग, क्योंकि इकाई दी नहीं ना, कोई सेंटीमीटर कोई मीटर की बात ही नहीं चल रही है। ठीक है, तो आप लिखेंगे अतः गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर परिवर्तन की दर 27 पाई बटा 8 होल स्क्वायर होगी। हाँ जी साहब, देखो कोई समस्या हो तो बोलो साहब कि ये बात हमें पल्ले नहीं पड़ी। एकदम सिंपल सा काम है। गुब्बारे का व्यास दे रखा, त्रिज्या व्यास बटा 2 होती, गुणा बाकी 3 बटा 4 2x प्लस, ये तो समझ गए 3 बटा 4, ये 2 नीचे आएगा, 2 को 2 से गुणा करोगे 4। गुब्बारे का आयतन ये होता है, लेकिन मुझे x के सापेक्ष अवकलन करना, तो मुझे r को x में बदलना पड़ेगा। तो r की जगह मैंने ये पूरा मान रख दिया। 3 बटा 4 का क्यूब होता है 27 बटा 64, इसका अलग से क्यूब। 3 को 9 बार काटेगा, 4 इसको 16 बार काटेगा, 9 पाई बटा 16। अवकलन किया, घात आगे आई तो ये बन गया, एक घात कम होगी, इसका अवकलन वापिस 2, कट कटा के उत्तर आ गया। ये लो साहब, काम खत्म। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 का बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस कर लिया, बिना कोई झंझट के। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लो और बढ़िया तरीके से समझो क्या क्या। एकदम शानदार सिंपल सा सवाल है। r को हमने x के रूप में बदल दिया, बाकी गुणा बाकी अवकलन करना है, क्योंकि हम x का अवकलन नहीं कर सकते। x का अवकलन कर दिया तो r का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो dr अपॉन dx आ जाएगा। dr अपॉन dx है ही नहीं पूरे सवाल के अंदर, कहाँ से लाओगे, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसलिए पहले r को किस में बदल दिया, x में बदल दिया, क्योंकि r की जगह मान रख के गुणा भाग करके ये पूरे x में आ गया। तो x का x के सापेक्ष 1 ही होता है, तो 2 का 2 हो गया, x का 1 हो गया प्लस 0, तो 2 प्लस 0 2 ही होता है, कट कटा के उत्तर ही आ गया। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर 13 बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। बढ़िया तरीके से आप ये देखो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से गिर रही है। कोई एक पाइप है, पाइप से रेत गिर रही है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब आयतन की बात होगी, पर सेकेंड का मतलब टी के सापेक्ष इसका क्या हो रहा है अवकलन, जो परिवर्तन हो रहा है वो टी के सापेक्ष हो रहा है। चलिए सर, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है। रेत जैसे जैसे गिरेगी उसके जमीन के ऊपर क्या बनाएगी, एक शंकु बनाएगी, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। ऊंचाई जो है ना वो त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। आपको ऊंचाई में परिवर्तन की दर निकालनी है। शंकु की जो ऊंचाई है, यानी जिसको आप h बोलते हो, वो तो आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं, ठीक है सर। और एक चीज और दी है, और ये जो ऊंचाई है ना प्रश्नानुसार, और एक आयतन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष dv अपॉन dt बराबर 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आपको दे रखा है। ठीक है, प्रश्न अनुसार एक बात बोली गई, वो समझना सर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड इसने बोला। प्रश्न अनुसार समझना। प्रश्न अनुसार क्या बोला है, ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। तो जो h है ना वो त्रिज्या का छठा भाग है। क्या है छठा भाग? छठे भाग का मतलब समझते हो ना, त्रिज्या का छठा भाग मतलब 6 भाग आपको त्रिज्या के करने। मेरे हिसाब से प्रत्येक लाल और लाली को बात समझ में आ जानी चाहिए।
ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। मैं अगर सोल्व करूं तो इसको r बराबर लिख सकता हूं 6h वज्र गुणाकार भाग। पहली बात तो यहां तक बताओ, कोई दिक्कत हो तो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बोलो। तीन बातें आपको दे रखी थी, ऊंचाई तो आपको दे रखी है 4, और आयतन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष ये दे रखा है, और प्रश्न अनुसार है जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का छठा भाग है। त्रिज्या का छठा भाग मतलब त्रिज्या के 6 भाग करने, 6 का भाग लगा दो, वज्र गुणा करवा दी, 8 बराबर यहाँ के। ठीक है, और अब आप लिखेंगे शंकु बनाती रेत से, तो आप लिखेंगे शंकु का आयतन क्योंकि शंकु का आयतन V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा अवकलन बाद में करेंगे, पहले वैल्यू क्या कर दे, एच में चेंज कर दे, क्योंकि मुझे एच निकालना, वरना आर होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो V बराबर 1/3 पाई, ये है आर, आर की जगह मैं रख सकता हूँ 6h और इस पूरे का होल स्क्वायर, और गुणा में क्या हो जाएगा h। बोलो सर, मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे h में चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो निकालना है ना, मुझे शंकु की ऊंचाई में किस दर से बढ़ रही है, शंकु की ऊंचाई में परिवर्तन निकालना। मैं चाहता हूँ पूरा समीकरण किस में बदल जाए, h में बदल जाए। तो हमने r की जगह ये रख दी। कैलकुलेशन करते हैं, तो v बराबर 1/3 पाई गुणा 6h का जो होल स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 36h स्क्वायर, और गुणा में h। तो v बराबर 36 पाई/3, ये हो जाएगा h³। सही है ना? अरे बोलो, h को h स्क्वायर से मल्टीप्लाई ये आएगा, और इसका इसमें भाग कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो v बराबर 12 पाई h³। ये यहां तक अब सवाल बदल गया। मेन मुद्दा ये है, अब अवकलन करना है। मैंने एक ही चर में बदलने की कोशिश की, क्योंकि मुझे जो चाहिए उस हिसाब से मैंने कर दिया। अब अवकलन कर दो, और वो भी t के सापेक्ष, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो v का अवकलन तो हो जाएगा dv/dt बराबर 12 पाई की जगह 12 पाई, h³ का अवकलन हो जाएगा 3h स्क्वायर, और h का वापस dh/dt। और मुझे ये चाहिए भाई, h³ का क्या हो गया, 3h स्क्वायर और dh/dt। dv/dt इसकी वैल्यू 12 है आपके पास, बराबर, इसको इससे गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 36 पाई, और गुणा में h की वैल्यू आपके पास है, h कितना, ये मत रख देना, h ये रखना ध्यान रखना। वरना एक काम तो हो सकता था, गुणा करवाने की बजाय सिंपल कर लो, वरना गुणा भाग मुश्किल कर दोगे आप। और पहली बात तो मुझे बताओ, यहाँ तक कोई समस्या हो तो बोलो, कोई नहीं दिक्कत। h³ का अवकलन, घात आ गया h स्क्वायर, h का वापस t के सापेक्ष dh/dt, इसकी वैल्यू 12 आपके पास, और इसको मैं ये रख दूं 12 पाई गुणा 3 गुणा h यानी कि 4 का स्क्वायर, और गुणा dh/dt, और ये इसको कितनी बार काट देगा, एक बार। तो इधर तो 1 बच गया है, बराबर ये 3 पाई गुणा 4 का स्क्वायर 16 dh/dt। तो इसको गुणा करोगे तो मैं लिख सकता हूँ ये 48 पाई dh/dt बराबर कितना है, 1। और dh/dt निकालोगे तो 1/48 पाई आ जाएगा। मैं उत्तरमाला चेक कर रहा हूँ एक बार, फिर बात करते, यही है। और ऊंचाई हमेशा ही सेंटीमीटर में है, और ये हमेशा ही सेकंड में होता है, तो ये आ गया आपके पास। अब मैं पूरा कर रहा हूँ, वापस रिपीट कर दूंगा, टेंशन लो ही मत आप लोग।
अतः शंकु की ऊंचाई, अतः शंकु की ऊंचाई 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ये लो सर, बहुत सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ ये लेक्चर बहुत सिंपल है, कुछ आया ही नहीं है। वो सवाल तो दो ही थे जो कल की लेक्चर में आपने किया था ना, 10वां सवाल और 11वां सवाल। बाकी अभी देख लो 14 हो गया, 4 सवाल हो रहे। 2 तो एबेसेद है, एक तो वो सीमांत आई वाला और एक वो वर्त की त्रिज्या दे रखी है, पहला सवाल जो किया था। और 15वां सवाल वापिस सीमांत लागत सीमांत आई। हो गया लेक्चर ऑलरेडी, 20 मिनट का लेक्चर बचा, इतने छोटे छोटे सवाल आगे बाकी। पहले समझना क्या था कि शंकु की ऊंचाई तो आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी और आयतन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष ये दे रखी। और ये जो ऊंचाई है ना वो त्रिज्या का छठा भाग है, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। तो ये इधर वज्र गुणा करवाए तो r बराबर आ गया 6h। तो शंकु का आयतन दे रखा, तो शंकु का आयतन लिखना पड़ेगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। मैं यहाँ सीधा अवकलन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ सीधा अवकलन कर दिया तो ये 2 चर है। अभी 2 चर होते हैं, ये dr/dt भी बनाएगा, क्योंकि r स्क्वायर का अगर आपने अवकलन किया तो 2r वापिस r का t के सापेक्ष dr/dt, लेकिन dr/dt से हमें कोई मतलब नहीं। तो मैं पूरे को इसको h में बदल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो काम करना है वो h में करना है, क्योंकि h में परिवर्तन की दर निकालनी ऊंचाई। तो 1/3 पाई की जगह पाई गुणा r की जगह मैंने रख दिया 6h, तो 6h का होल स्क्वायर और h की जगह h। 6h का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर 36, h का स्क्वायर h स्क्वायर गुणा। तो ये देखो 36 पाई/3 h स्क्वायर को h से गुणा करो h क्यूब, कट के कितनी 12 पाई h क्यूब। इसका अवकलन कर दो t के सापेक्ष, तो 12 पाई गुणा h क्यूब का अवकलन 3h स्क्वायर गुणा h का वापिस dh/dt। मुझे ये निकालना है, तो इसकी वैल्यू 12 रखी, बाकी ये गुणा, और h की जगह 4 रखना। h की जगह ये मत रख देना, 4 रखना। कितना रखना 4, ये तो दे रखा, सीधा गुणा भाग करते गए ये उत्तर आ गया। ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं था, बाकी सिंपल सा सवाल, एकदम बेसिक क्वेश्चन। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लो, चाहे कुछ भी करो, वीडियो को पॉज करो और आप बढ़िया तरीके से समझो। मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा समस्या वाला काम है आपके पास कि सर ये बातें हमें समझ में कम आई कि नहीं कर सकते। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन। 6.1 में आपको बहुत सिंपल सी चीज़ें देखने को मिलेगी। एक 10वां और 11वां सवाल आप मानो तो है, और वो भी सिंपल ही है, कोई पाइथागोरस प्रमेय लगा। 11वां तो वैसे भी सिंपल ही है, वक्र वाला दे रखा है। 10वां आप 1-2 बार रिवीजन करोगे तो हो जाएगा सिंपल वे में। तो उम्मीद है प्रत्येक लालो लाली को बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 एकदम क्लियर हो गया होगा, बिना कोई डाउट के। जो बातें दे रखी होती है उसको अकॉर्डिंग लिखते जाओ, काम करते जाओ, काम खत्म। हाँ, थोड़ी चीज़ें यहाँ सोचनी पड़ेगी, यहाँ अवकलन करूँ, यहाँ अवकलन नहीं करना। यहाँ r स्क्वायर का अवकलन 2r होगा और वापिस r का t के सापेक्ष dr/dt होगा, वो पूरा ही गड़बड़ कर देगा। तो जो चीज़ चाहिए उसको उसमें बदलने की कोशिश कर दें पूरा, ठीक है। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 14 का बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस। अब तो 4 ऐसे सवाल बचे जो बहुत कम समझाने पड़ेंगे। सीमांत लागत हमने कर लिया, सीमांत आय हमने कर लिया, वापस 2 एबेसेद हैं। तो बढ़िया तरीके से ये देखो, अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया सिंपल से सवाल है, चारों ये आगे आने वाले। हमने ऑलरेडी सारे सवाल कर लिए, आप मान के चलिए। तो सवाल ने बोला है साहब, एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत cx रुपए में। cx का मतलब क्या होता है? cx का मतलब होता है सीमांत लागत, और rx का मतलब होता है सीमांत आय। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बता रखा है। cx ये दे से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया। क्या ज्ञात करनी है? सीमांत लागत, और 17 इकाइयों का मतलब लास्ट में अवकलन करने के बाद dc/dx निकालने के बाद आपको जो x बराबर मान रखना, वो कितना रखना? 17 रखना। एकदम सिंपल सा काम है साहब, इधर ध्यान दें। आपको cx बराबर दे रखा है 0.007x³ माइनस 0.003x² प्लस का 15x प्लस का 4000। मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत आपको है। और अब आपको पता है सीमांत आय क्या होती है? सर सीमांत लागत आप लिखेंगे चूंकि सीमांत लागत बराबर, लिखने का तरीका क्या होता है सीमांत लागत को? FC
और एम सी का मतलब होता है डी सी अपॉन डी एक्स। मतलब सी का किसके सापेक्ष अवकलन करना है सर, एक्स के सापेक्ष, तो बराबर डी अपॉन डी एक्स, और सी की वैल्यू आपके पास ये रही 0.007 एक्स क्यूब प्लस का 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस का 15 एक्स और प्लस का 4000। ठीक है साहब, बिल्कुल। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि डी सी अपॉन डी एक्स बराबर, तो ये हो जाएगा 0.007 गुणा एक्स क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0.003 गुणा एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, और प्लस का ये तो 15 बन जाएगा, x का 1 होता है, और 4000 का कितना हो गया 0, तो लिखने की जरूरत है नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये बनेगा डी सी अपॉन डी एक्स बराबर, कैलकुलेशन, इसको इससे गुणा करो तो 7 को 3 से गुणा 21 हो जाएगा, तो 0.021 एक्स स्क्वायर, इसका इससे गुणा ये हो गया, प्लस इसका इससे गुणा करोगे तो 0.006 एक्स और प्लस का 15। एक बार देखो साहब, यहाँ तक कोई समस्या हो तो मैं भी उत्तरमाला चेक कर लूँ एक बार कि गलती नहीं होनी चाहिए, मेन मुद्दा थी ये। चलिए साहब, यहाँ तक तो एकदम बढ़िया, ठीक है। अब आपको मान रखना एक्स की जगह, क्या रखना एक्स की जगह मान, आप लिखेंगे जब x बराबर 17 हो तो x की जगह क्या रखना, आपको 17 रखना, तो ये बनेगा साहब डी सी अपॉन डी एक्स बराबर 0.021 गुणा x की जगह 17, तो 17 का स्क्वायर, फिर प्लस 0.006 गुणा x की जगह 17 प्लस का 15, तो डी सी अपॉन डी एक्स बराबर 0.021 गुणा 17 का स्क्वायर 299, 17 का स्क्वायर कितना होता है 299, प्लस इसको इससे गुणा कर दो, 17 को जब आप 6 से गुणा करते हो 102 आता है, 102 का मतलब हो गया 0.102 प्लस का 15, बाकी वैल्यू वहां लिख रहा हूं मैं, तो डी सी अपॉन डी एक्स बराबर 0.102 ही तो आएगा सही, और इसको इससे गुणा करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 6.089 सही, 069 बनेगा, ठीक है। फिर प्लस, और इनको ऐड कर दो, ये 15 पॉइंट लिख दो, 15.102, इनको मैंने ऐड कर दिया, इनको क्या कर दिया मैंने ऐड कर दिया, और इसका इससे गुणा, और गुणा करके ही देख लो ना, है ना, मैं तो हमेशा ही गुणा करके ही चेक करता हूँ, वरना तो लिखे मैंने किताब कहें सीधे, लेकिन तो भी 9 8 2 18 17 और 5 9, ये बिल्कुल सही, एकदम ओके है साहब, एकदम कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, हमने एक जगह मिस्टेक कर दी भाई, हम पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं और कौन से हाल में जी रहे हैं, ये तो भगवान ही जाने कहाँ हमारी नज़र है। ये बीच में यहाँ माइनस का चिन्ह है और हमने यहाँ प्लस लगाया, देखो ये माइनस, तो इधर भी क्या आएगा माइनस, इधर भी क्या आएगा माइनस, यहाँ भी क्या आएगा माइनस, और यहाँ भी क्या आएगा माइनस। अब ये जुड़ेंगे नहीं, अब ये कुछ खेल और ही होने वाला। पहले तो इसका गुणनफल कर दो, इन दोनों गुणा करोगे तो 6.069 और माइनस का 0.102 और प्लस का 15, तो यहाँ से आ जाएगा डी सी अपॉन डी एक्स बराबर, पहले प्लस वालों को जोड़ दो इनको,
इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 21.069 माइनस 0.102। अब माइनस कर दो, dc/dx बराबर, देखो इसमें से ये जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 6 में से 0 जाएगा 6, 0 में से 1 जाएगा नहीं, 0 में से 1 थोड़ी जाएगा, 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9, फिर यहाँ 20 बच गया। तो 20.96 है। इसको मैं अगर चाहूँ ना तो अप्रोक्सीमेट अगर लिखूँ तो इसको 20.97 भी लिखा जा सकता है। 6 है तो आगे बढ़ जाएगा 6 एक साथ में, और अप्रोक्सीमेट यही दिया आपको, ठीक है। तो आप लिखेंगे अतः सीमांत लागत 20.97 रुपये होगी। ये सवाल तो ज़्यादा समझाने लायक है ही नहीं। अब गुणा भाग ही है, अब आपको कोई किसी को लग जाए सर ये गुणा भाग, तो गुणा भाग है, बाकी तो अवकलन करना, अवकलन करने के बाद x का मान 17 रखा, गुणा भाग करके उत्तर आ गए, है ना। ये तो कर लिया, मैंने बोला था ना ये क्लास बहुत सिंपल है अभी की। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लो, सारी चीज़ें एक एक वर्ड लिखा गया आपके लिए, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आपको नहीं जोड़ा है, तो भी देख लो, तीर के निशान करके बताएं आपको, और आप भी कर लें अपनी कॉपी में, थोड़े दिनों बाद वरना भूल जाओगे, ठीक है। तो उम्मीद है प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ज़्यादा कोई समस्या वाला काम है नहीं। और ये हमने खूब सवाल किया, पहले कर लिया ऑलरेडी, 5 और 6 उदाहरण था, अब तो 4 सवाल ही ऐसे ही। सीमांत लागत को लिखने का तरीका ये होता है, ये मैंने नोट्स में लिखवा रखा। कोई बच्चा कहता है ये कहाँ से है सर, तो ये तो है, और इसका मतलब है कि सी का अवकलन करना, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, गुणा भाग कर दिया, इसके बाद x बराबर 17, क्योंकि 17 इकाइयों का उत्पादन है, गुणा भाग के उत्तर आ गए। तो बढ़िया तरीके से 15 सवाल हो गया। अगली स्लाइड में आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय rx में, rx का मतलब होता है सीमांत आय, और rx बराबर से प्रदत्त है सीमांत आय ज्ञात कीजिए। चलिए सब, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला है नहीं। पहले तो rx आपको दे रखा, वो लिख दो, तेरह एक्स स्क्वायर प्लस का 26x प्लस का 15, ये आपको दे रखा। और अब आपको पता होना चाहिए, आप लिखेंगे चूंकि सीमांत आई बराबर, सीमांत आई को mr से लिखा जाता है, और mr का मतलब होता है dr/dx। r का x के सापेक्ष अवकलन कर दो। अब चाहो तो आप mr को आगे चला लो, कोई दिक्कत नहीं। mr बराबर d/dx, और r का अवकलन, r क्या है 13x स्क्वायर प्लस का 26x प्लस का 15। तो mr बराबर 13 की जगह 13, x स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस 26 गुणा x का अवकलन 1, और अचर का कितना 0। ये नॉर्मल सा अवकलन है, सबको पता होना चाहिए। mr बराबर, इसको मैं लिख दूं 26x और प्लस का क्या लिख दूं 26। ये तो आपके पास mr का मान आ गया, और आपको x बराबर कितना रखना है, x बराबर 7 हो तो ये दे रखा है, x का मान कितना दे रखा है आपको 7 दे रखा है। चलिए 7 रखते हैं फिर। तो mr बराबर 26 गुणा x की जगह 7 प्लस का 26, गुणा भाग करते हैं। तो mr बराबर, इसको इससे गुणा करो, 7 को 6 से गुणा करोगे 42, 7 को 2 से गुणा करोगे तो 14, 14 और 4 18, और प्लस में आ जाएगा 26। तो mr बराबर, जोड़ दो इनको, ये हो जाएगा 208। क्या हो जाएगा 208। उत्तरमाला चेक कर ले, यही है शायद, बिल्कुल। अतः सीमांत आई 208 रुपये होगी।
बात खत्म। सिंपल ही है। अब तो 2 सवाल और बचे हैं, 17वां 18वां एबीसीडी है, मैं अभी साथ में करवा दूँ उनको। तो ज़्यादा कोई मुश्किल काम तो है नहीं। अगर कोई कह दे सर मुश्किल काम, सारे सवाल हमने कर रखे उदाहरणों के अंदर। अब ये सूत्र पता होना चाहिए, सीमांत आई बराबर एम आर बराबर डी आर अपॉन डी एक्स। आर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। कुछ लोग सीधा सी डैश एक्स और आर डैश एक्स सीधा ही निकालते हैं, यहाँ से आप भी निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी पैटर्न से चलोगे तो ठीक रहेगा। अवकलन करने के बाद जो एक्स का मान दे रखा हो तो वो लिख दो, 7 दे देगा 5 4, वो उसकी मर्जी है। एग्जामिनर की जो किताब में कौन सा सवाल दिया उसकी गुणा बाकी उत्तर आगे। तो उम्मीद है ज़्यादा कोई समय नहीं लेते हुए, इसमें तो टाइम लगा ही नहीं होगा, सिंपल सा काम हो गया। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया तरीके से समझ लो और लिख लो इसको, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया हो तो अगली स्लाइड में मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 और 18 साथ में ही है। एबीसीडी के हैं 2 सवाल, लेकिन एक तो सीमांत आय का है, एक वर्त का क्षेत्रफल परिवर्तन दर, त्रिज्या आपको दे रखी है। देखो आप एक बार इसको। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 आज की एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्या बोला है 17वां, पहले 17 और 18 एबीसीडी के सवाल। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा सही है कौन सा नहीं। और रही बात ऑप्शन वाले सीधे तो होते नहीं, ऐसा तो नहीं आपने सीधा काम कर दिया है, वैसा कुछ भी नहीं होता। ध्यान रखना, काम तो पहले करना पड़ेगा फिर ही ऑप्शन सेलेक्ट होंगे। तो सवाल ने क्या बोला 17वां पहले फिर 18, दोनों मैंने साथ में लिख दिए आपके लिए, तो ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं किसी प्रकार की। 17वां और 18वां एक जगह आपके लिखा, पहले 17वां कर ले और बाद में 18वां। 17वां, एक वर्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर पर आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। ये पहला ही सवाल था आपके। अगर आप बात करेंगे तो अगर आप उत्तरमाला में सोचेंगे, वर्त की त्रिज्या आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, वर्त की त्रिज्या आर बराबर 6 सेंटीमीटर आपको दे रखी, और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालने तो आप लिखेंगे चूंकि वर्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर, और परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, आर के सापेक्ष हो रहा है। चलिए सब, इसका मतलब इसका अवकलन जो करना है ना वो आर के सापेक्ष करना, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू आर। आर के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो ए का तो अवकलन हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर बराबर, पाई को बाहर रख दो, डी अपॉन डी आर में आपको आर स्क्वायर का अवकलन करना पड़ेगा। तो डी ए अपॉन डी आर बराबर पाई की जगह पाई, और आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का अवकलन 2r, और आर का आर के सापेक्ष एक ही होता है, वापस डी आर अपॉन डी आर मत कर देना। हाँ अगर वो टी के सापेक्ष होता ना तब हम डी आर अपॉन डी टी लिखते, आर का अवकलन आर के सापेक्ष एक ही होता है, ठीक है। ये तो आ गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई में लिख दो, डी ए अपॉन डी आर बराबर, इसको लिख दो 2 पाई आर। क्या लिख दिया आपने, 2 पाई आर, और आप लिखेंगे जब आर बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो आर का मान कितना रख रहा हूँ 6 सेंटी, थोड़ा यहाँ काम कर रहा हूँ नीचे, तो ये बनेगा डी ए अपॉन डी आर बराबर 2 पाई की जगह 2 पाई गुणा आर की जगह रख रहा हूँ 6, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर बराबर, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 12 पाई। मैं तो यूनिट लगा रहा हूँ, क्षेत्रफल की हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या की हो जाएगी सेंटीमीटर। तो आपके पास जो फाइनल उत्तर बना है वो ये बना है 12 पाई, और 12 पाई कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ये लो सर, खत्म, कहानी खत्म होगी। देख लो मैंने तो पूरा करवाया, मैं तो पूरे सेंटीमीटर भी लगा रहा हूँ। देख लो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिज्या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है 12 पाई। इसने केवल 12 पाई दिया तो मैंने 12 पाई के ऊपर टिक कर दी। इससे सिंपल क्या होगा भाई बताओ, एक एक नंबर के सीधे डायरेक्ट सवाल आने के लायक हैं पूरे। अब सीमांत आय वाला भी देख लो, कोई ज़्यादा समस्या ये भी आपके लिए करेगा नहीं, कि कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं। और आपको पता है क्योंकि सीमांत आय जो होती है ना, सीमांत आई बराबर एम आर बराबर डी आर अपॉन डी एक्स। आर का एक्स के सापेक्ष क्या कर दो अवकलन, तो यहां से हो जाएगा एम आर बराबर डी अपॉन डी एक्स, और आर की वैल्यू आपके पास ये रही, आर है आपके पास 3x स्क्वायर प्लस का 36x प्लस का 15, तो
तो मैं यहाँ से अगर एम आर की बात करूँगा तो 3 गुणा एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस 36 गुणा एक्स का अवकलन 1 और अचर का 0। सिंपल से है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम है नहीं आपके लिए। तो एम आर बराबर ये हो गया 6x और प्लस का क्या बचेगा 36, क्योंकि 0 से मतलब है नहीं। अब आपको वैल्यू क्या रखनी, जब x बराबर 15 हो तो x का मान कितना रख दिया आपने 15, तो एम आर बराबर 6 गुणा x की जगह 15 और प्लस का हो जाएगा 36। तो एम आर बराबर 6 को 15 से गुणा करोगे 90 प्लस का 36, तो एम आर बराबर ये कितना हो जाएगा 126 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 126 रुपये। अब 126 रुपये बोलो या रुपये 126 बोलो, एक ही बात है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सा। ऑप्शन नंबर डी सही। ये लो सब, हो गई कहानी खत्म, सवाल खत्म हो गए। पूरी प्रश्नावली 6.1 को हमने 3 भागों में बढ़िया तरीके से कर लिया। आज का तो कोई इतना इंपॉर्टेंट खास नहीं था, 4 सवाल तो वापस रिपीट हो गए सेम ही। अब ये देख लो सीमांत आय के 2 सवाल रिपीट हो गए, तो भी किया था एक, देख लो 16वां किया था, 18वां आगे एक सीमांत लागत वाला था। पॉइंट वाले गुणा भाग थोड़े मुश्किल होते हैं, आप कर लोगे और कोई ज़्यादा नहीं। ये लो सब बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, सीधा उत्तरमाला में टिक मत करना, पूरा सॉल्व करना पड़ता है पहले, है ना। ऐसे मत कर देना कि सर पीछे देखा देखा हमने कर दिया, ऐसा कुछ भी मत करना। नहीं करोगे ना, पक्की बात है बिल्कुल। ऐसा शेर और शेर नहीं है, कोई ज़्यादा समस्या वाली बात है नहीं। क्या बोलते हो, क्लास को कर दें यही ख़त्म, यही करना ही पड़ेगा, क्यों चैप्टर ही हो गया, फिर आगे कहाँ बढ़ाएंगे। तो 6.1 पूरी हो गई आज आपके। 6.1 को 5 भागों में हमने किया, बेसिक, एग्जाम्पल और 3 भागों में सवालों को। 5 वीडियो बन गए, और जितने मेरे को पढ़ाना होता है उतने ही मैं पढ़ाता हूँ। जितना आपसे सहन होता है कि हम इतने कर लेंगे सर, उतने ही पढ़ाता हूँ, कभी ज़्यादा नहीं पढ़े। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो उम्मीद है प्रत्येक लालो लाली को बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस करना। सिंपल सिंपल सी 2 चीज़ें, ये तो कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम है नहीं। ऐसा कुछ भी काम नहीं है जो आपको ऐसा लगेगा सर समझ में नहीं आया, कैसे चल रही है कहानी, तो ऐसा कुछ भी नहीं, सिंपल सी चीज़ें एकदम, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से 17वां और 18वां आपके सामने क्वेश्चंस हो गया, और इन्हीं सवालों के साथ आज की क्लास को करते हैं ख़त्म। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कल की क्लास में मिलते हैं प्रश्नावली 6.2 का इंट्रोडक्शन लेकर। कोई ज़्यादा काम की चीज़ें हैं, जो इंट्रोडक्शन है ना वो बहुत शानदार है। कुछ ग्राफ ध्यान रखने, और ग्राफ इतने काम नहीं आएंगे, उसकी बजाय आएगा आपके वर्धमान और ह्रासमान फलन। कि वर्धमान क्या होता है, ह्रासमान फलन क्या होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। सवालों में ज़्यादा चीज़ें महत्वपूर्ण आएगी आपके, उनसे ज़्यादा आपके क्या होगा, कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और ये जो जितने आपको 6 सवाल पढ़ाए गए इनका रिवीजन कीजिए। थैंक यू।